आज का मुद्दा, और आज का हमारा मुद्दा है होली से पहले कोरोना बम। होली से पहले कोरोना बम फूट पड़ा है और पेशेंट की जो तादाद है वो लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। एक समय था जब हम लोग 5,000 6,000 तक नीचे पहुंच गए थे और अब अचानक से जो इसने करवट बदली है तो 50,000 से ऊपर, यानी कि पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 53,000 से ज़्यादा केसेस लखनऊ में सामने आए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना खतरनाक है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो दूसरी लहर है ये करीब 3 महीने रहने वाली है, यानी 100 दिन का इसका पूरा कोर्स है और अभी इसका भयानक रूप सामने आना अभी शेष है। दूसरी बड़ी बात यह कि हम इस समय वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो हम इस समय तीसरे नंबर पर हैं पॉजिटिव की दशा में होने के बाद। और इन सब के इतर हम लोग अब तक करीब 5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, वैक्सीन दे चुके हैं, लेकिन उसका क्या असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही खबर आई है कि SGPGI के डायरेक्टर धीमान साहब भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। और ये तब हुआ है जब उनको दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी थी। तो ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद में एक पत्रकार जो BBC के पत्रकार रहे रामदत्त त्रिपाठी, उनके पिता की मौत हो गई थी उल्टी होने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी, कितना खतरनाक है ये कोरोना बम। इस पे हमें थोड़ा संभल कर और चलना पड़ेगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले तेजी से बढ़े हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश की चिंता बढ़ा दी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 47,262 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना वायरस से 275 नए लोगों की मौत हुई। देश में कुल मौतों की संख्या 1,60,441 हो गई है। वहीं देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,68,457 है, जबकि डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,12,05,160 है। एक वक्त जब लग रहा था कि कोरोना का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों में हर किसी को डराने का काम कर दिया। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। लोगों में इसे लेकर लापरवाही साफ नजर आ रही है। होली का त्योहार भी नजदीक पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों को खास एहतियात बरतनी जरूरी है। अलग अलग राज्यों की ओर से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन और स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो कोरोना के संक्रमण का मामला थम नहीं रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 28,699 नए मामले और 132 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक कोविड-19 के 2010 नए मामले सामने आए हैं। केरल में कोविड-19 के 1985 नए मामले सामने आए। यूपी में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 737 नए केस मिले। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मरीज 4,411 हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में 492 नए मामले सामने आए। सिक्किम में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने महाराष्ट्र और पंजाब में डबल म्यूटेंट वेरिएंट के बढ़ते मामलों को गंभीर बताया है। महामारी की रफ्तार को रोकने के लिए कई राज्यों ने पिछले साल की तरह इस बार भी लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया है। स्कूल कॉलेजों को भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 2 और शहरों
नांदेड़ और भीड़ में लॉकडाउन की घोषणा की है। उधर आगामी त्योहार को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से अपने स्तर पर सख्त कदम उठाने को कहा है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,000 से अधिक मामले मिले हैं और 251 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में 80% नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो होली से पहले कोरोना बम की तस्दीक कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। दो खास मेहमान डॉक्टर हमारे साथ में लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ए के शुक्ला पूर्व सीएमओ हैं, आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर ए के शुक्ला साहब। डॉक्टर पी के गुप्ता साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए के, आपका भी बहुत स्वागत है। और 3 राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। कुबेर सिंह विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है कुबेर सिंह जी आपका। और विनोद चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ में शशांक यादव भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, आपका भी बहुत स्वागत है। हम पहले अपने राजनीतिक लोगों के पास में जाएं, उससे पहले डॉक्टर का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पी के गुप्ता साहब, जिस तरह से कोरोना की ये दूसरी लहर कहें या तीसरी लहर कहें बढ़ रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? नहीं, अभी लहर कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन निश्चित तौर पे कई पॉकेट्स में संख्या बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में भी संख्या बढ़ रही है, लखनऊ में भी देखने को मिला है। लेकिन इस डर के माहौल में कहीं वैक्सीनेशन ना प्रभावित हो, ये हम लोगों की चिंता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी अगर किसी को पॉजिटिव आ जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीनेशन इफेक्टिव नहीं है। हाँ, अगर कोई पॉजिटिव आ गया, सपोज ये होता है कि वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, सोचते हैं हमने तो वैक्सीनेशन करा लिया, कहीं एक्सपोजर हो गया तो ये कुछ वेरिएंट हो सकता है, लेकिन उसकी तीव्रता जो है वो ज़्यादा नहीं होगी, ऐसा हम लोगों का एक विश्वास है, एक अनुमान है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लोग वैक्सीनेशन जरूर कराएं। हाँ, एकाध इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, इस पर अभी गहन अध्ययन की ज़रूरत है। जी डॉक्टर ए के शुक्ला साहब, क्या कहेंगे आप, कितना डराती है ये, कितना डरा रहा है ये कोरोना बम होली से पहले? देखिए, सडनली पिछले 1-1.5 महीने से केसेस बढ़ना शुरू हो गए। हालांकि पिछली बार हो चुका है, फिर संक्रमण कम हुआ, हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन दिए गए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, बराबर हाथ धोना है, भीड़ में नहीं जाना है, तो वो तो प्रोटोकॉल चल ही रहे हैं। लेकिन सडनली इस तरीके से बढ़ना फिर एक चिंता बढ़ा देता है कि भाई क्या बात है, क्योंकि ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो कोरोना दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है, इसके वायरस के जो म्यूटेशन हो चुका है और इसके जो एक्टिविटी में परिवर्तन हुआ है। कुछ केसेस ऐसे भी पॉजिटिव आए हैं जो कुछ 1-2 महीने पहले इंग्लैंड में पॉजिटिव मिले थे। अगर इस तरीके से ट्रांसमिशन हो रहा है तो हमें ये तो देखना ही पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं या मूवमेंट है उसको किसी तरीके से चेक किया जाए, क्योंकि अब ये बाहर से इन्फेक्शन ना है। और उत्तर प्रदेश में भी, अपने प्रदेश में भी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मजबूती से लागू करनी पड़ेगी। त्योहारों का सीज़न आ रहा है, आगे कुछ त्यौहार आने वाले हैं, होली आएगी। होली से पहले आज भी मैंने देखा कि मार्केट में काफ़ी भीड़ है, तो इसमें लोगों को खुद बचना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क लगाना पड़ेगा, लोगों से दूर रहे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में न रहें। लोगों से दूर रहने का ये मतलब नहीं, आप घर में रह सकते हैं, मास्क आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं, बाजार तो बिना मास्क के कतई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भीड़ में कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं इन्फेक्टेड है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक। और इस बीच कुछ दिनों में लोगों में एक इसके प्रति रिलेक्टेंस भी आ गई है, तब खत्म हो गया ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है जी। अभी वायरस है, इन्फेक्ट कर रहा है और लखनऊ में भी केसेस बढ़ रहे हैं। इस सब के लिए चिंता की आवश्यकता है और हम लोगों को निर्देशानुसार कार्रवाई भी करनी। जी, चिंता की लकीरें माथे पर खिंच गई हैं। और बड़ी बात यह है कि होली का त्यौहार है, लोग इतना रिलैक्स हो गए हैं कि लगता है कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। जम के होली भी मना रहे हैं, चाहे अयोध्या हो, चाहे फैजाबाद हो या बनारस हो, होली भी जबरदस्त तरीके से मनाई जा रही। कुबेर सिंह जी, क्या कहेंगे आप? एक बार फिर से 50,000 के पार हो गई है संख्या एक्टिव केसेस की। एक वर्ष से इस पे हम और आप सब सावधानी बरत रहे हैं, वही सब सावधानियां बरतनी है और अपने नंबर आने पर सबको वैक्सीन लगानी है। उपचार हेतु
इस तो सरकार हम और आप सबके साथ खड़ी है, जितना प्रयास कर सकती है सरकार पूरा सहयोग कर रही है आम जनता का। जी, सरकार पूरे प्रयास कर रही है। विनोद चतुर्वेदी जी, आपने सुना सर कह रहे हैं विधायक जी की सरकार पूरा प्रयास कर रही है। सरकार अगर नहीं प्रयास कर रही होती तो शायद है कि कोई बचता भी नहीं। लेकिन बंगाल में जो 5 प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं, वहां कोई प्रोटोकॉल मान रहा है क्या? भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है। जो चुनाव आयोग ने प्रोटोकॉल कहा वो माना जा रहा है वहां। सरकार तो कर ही रही है। कुबेर सिंह जी खैर सही कह रहे, क्योंकि उन्हें तो कहना ही है, वो कहेंगे भी। लेकिन जो स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। भले ही महाराष्ट्र इस वक्त नंबर 1 पे है, लेकिन अब कहीं ऐसा नहीं है लोगों का भय खत्म हो गया तो लोग ये समझते हैं कि वापसी नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरह से बढ़ रहा है और अब ये त्योहार आ रहे हैं, इस पर काल नहीं माना गया तो निश्चित ही इसके गंभीर परिणाम होंगे। पहले तो 1.2 ही था, अब तो 4.5 है डेथ रेट। तब तो इसकी जो नई वो आई है, तो इससे तो लगता है कि ये विकराल रूप ले लेगा अगर सरकार ने इस पर ठोस कदम नहीं उठाए और इसी तरह चुनाव लड़ाते रहे और चुनाव लड़ते रहे, भीड़ इकट्ठा करते रहे, तो निश्चित ही इसके दुष्परिणाम आएंगे जो देखेंगे लोग। ठीक है जी, ठीक है। शशांक यादव जी, मुझे तो लग रहा है कि सर ये गवर्नमेंट के बड़े अजीब से डिसीजंस हो रहे हैं। एक तरफ कंटिन्यूसली प्रचार माध्यमों से सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, मास्क लगाने की बात की जा रही है, और मुझे पता लगा है कि हरिद्वार के कुंभ में कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट की जो कंपल्शन था, वहां कुंभ में वो खत्म कर दिया, रैंडम चेकिंग होगी। तो ये जो इस तरह के जो स्टेप्स होते हैं वो एक सिंसियरिटी जो बनी होती है उसको ब्रेक करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट अपनी सारी सिचुएशंस को रिव्यू करे, और ये एक कभी भ्रम की स्थिति है, गवर्नमेंट के एक्शन ही जनता में भ्रम करते हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट को फिर से एक समीक्षा करनी चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या करना है। ठीक है, रिव्यू करना पड़ेगा। हम पहले बात कर लेंगे कि कोरोना का जो बम है उसकी बात करेंगे और उसके बाद राजनीति की बात करेंगे। गुप्ता जी के पास चलते हैं। पीके गुप्ता साहब, डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो जिस तरह से होली मनाई जा रही है, हम सब जगह की बात करें, लोग गैदरिंग, मास गैदरिंग हो रही है। शशांक जी कह रहे हैं कि हरिद्वार में जिस तरह से कुंभ कराया गया इतनी बड़ी तादाद में और रैलियां भी हो रही हैं, क्या ये हमारी लापरवाही का नतीजा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए तो अभी होली आने वाली है और सब बारात है, लोगों का माइग्रेशन तो हो रहा है जी। स्पेशली महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, मुंबई से जो कमाने वाले थे वो लौट के आ रहे हैं अपने घरों की तरफ। तो ये इन्फेक्शन जो है लेके आ रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये जो क्राउड है, क्राउड डेफिनेटली सर्च तो कर रहा है और उसमें लगता है कहीं वेरिएंट की भी संभावना है, इसलिए जीन सीक्वेंसिंग की बात हो रही है। अभी इस पर काफ़ी मंथन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जीन सीक्वेंसिंग शुरू हो गई है। अभी स्टडी आया तो ये वेरिएंट है, लेकिन अभी ये देखने में आ रहा है कि ये जो वेरिएंट है बहुत ही इन्फेक्टिव तो है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लीथल नहीं है। ये सीवियरिटी इसकी कम होगी, ऐसा हम लोगों का अनुमान है। और साथ में जो नेचुरल इम्यूनिटी और साथ में वैक्सीनेशन की वजह से जो इम्यूनिटी है, इसकी संख्या जितनी बढ़ेगी ये जो इसका सर्ज आ रहा है वो कम होगा। जी नहीं, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, आपने कहा कि जो ये सेकेंड वेव है या थर्ड वेव है या जो भी कहे इसको, ये इतना लेथल नहीं है, मतलब इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन जो डाटा अभी बताया गया कि इसकी डेथ रेट 4.5 हो गई है, पहले 1.5 थी। नहीं, वो देखिए उसमें अभी टेस्टिंग कम हो रहे हैं और जो बहुत सीरियस हो जा रहे हैं उन्हीं की टेस्टिंग हो रही है। तो अगर टेस्टिंग की संख्या अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो इसकी मॉर्टेलिटी है वो लेस देन 1.5 आएगी जी, ऐसा हम लोगों का मानना है। अभी क्यों टेस्टिंग कम हुई थी, अचानक लगा कि बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, वैक्सीनेशन शुरू हुआ, अब टेस्टिंग फिर से बढ़ेगी तो ये मॉर्टेलिटी रेट कम आएगी। ये तो बहुत से लोग हिडन है, पता नहीं लग रहा है कि वो हाँ कोरोना इन्फेक्टेड है या नहीं है, माइल्ड सिम्टम है, किसी को टेस्ट नहीं करा रहे हैं लोग। एसिम्टोमेटिक है, सिम्टम है ही नहीं उनके किसी के पास में,
हाँ, वो भी हो जाता है जी। इसीलिए तो कहा गया कि मास्किंग इज इम्पॉर्टेंट जी और क्राउड में जो है लोगों को उससे अवॉइड करना है। साथ में जो अपना जो है प्रिकॉशन, जैसा यूनिवर्सल प्रिकॉशन था अपना सोशल वैक्सीन का, कि जिसको कहते हैं कि भाई मास्किंग करना है, आपको हैंड सैनिटाइज करना है और साथ में आपको डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ये सब चीज़ों का प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा इन स्पाइट ऑफ वैक्सीनेशन। ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन के बाद बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाएं। संभावना है सेकंड इन्फेक्शन हो सकता है, वो भी वेरिएंट का हो सकता है, लेकिन वो लीथल नहीं होगा, ऐसा हम लोग का अनुमान है। चलिए, ये आपने अच्छी खुशखबरी बता दिया कि उतना खतरनाक नहीं है, उतना लेथल नहीं है जितना पहले हुआ करता था, लेकिन मौतों का आंकड़ा डरा रहा है। डॉक्टर ए के शुक्ला साहब, आपने कहा कि ये वेरिएंट है, तो वेरिएंट है और ये पकड़ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा इलाबोरेट कर दीजिए। क्या ये एड्स के मानंद हो गया है? क्योंकि एड्स का अभी तक कोई वैक्सीन या नहीं बनाई जा सकी है, ना कोई दवाई आई है, क्योंकि वो अपना कलर चेंज कर लेता है, वो वेरिएंट हो जाता है। नहीं, देखिए, जब म्यूटेशन होता है वायरस में, बैक्टीरिया, उसको वेरिएशन कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका पकड़ में नहीं आ रहा है जी। पूरे दुनिया में इस नए वेरिएंट की भी जांच हो रही है। इसके खिलाफ क्या हम एंटीबॉडीज कैसे डेवलप करें, कैसे इसको कंट्रोल करें, इस पर भी काम चल रहा है। और डॉक्टर साहब बता ही रहे हैं कि अभी जिस तरीके से बीमारी का परसेंटेज बढ़ा रहा है, मौतों की संख्या अभी उतनी नहीं है। दूसरी बात है, हमें हर चीज़ को ध्यान से देखना चाहिए कि हर मौत को हमको कोरोना से नहीं जोड़ना चाहिए। हो सकता है किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ हो लेकिन मौत का कारण कुछ और हो, क्योंकि कोरोना ऐसा बीमारी है कि तमाम लोगों को होती है, पता भी नहीं चलता, लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर कि कोई व्यक्ति गंभीर अन्य रोगों से बीमार है, उसकी जांच में कोरोना मिल जाता है तो हम उसको कोरोना में जोड़ देते हैं। तो इस पर भी जो लोग रिपोर्ट बनाते हैं, ध्यान देने की आवश्यकता है कि ध्यान से देखें, ताकि जनता में भय का माहौल न जाए कि कोरोना होते ही लोग समझें कि अब नहीं, एक तरफ तो भय का माहौल ना हो, लेकिन दूसरी तरफ रिलैक्सिटी ना हो, यानी कि लापरवाही ना हो, ये भी हमको देखना पड़ेगा ना। जिस तरह से लेकिन लोग होली मनाने के लिए निकल पड़े हैं, हम बात करें वाराणसी की, बात करें हम अयोध्या की बात करें, जहाँ जबरदस्त तरीके से होली मनाई जा रही है। देखिए, इसमें हम खाली वाराणसी अयोध्या की बात नहीं करेंगे, जो होली ऐसा त्यौहार होता है फिलहाल यहाँ पर होली लोग हर जगह से, देखिए इससे बीमारी महाराष्ट्र में बढ़ रही है, पंजाब में बढ़ रही है, और यहाँ के जो वर्कर हैं उत्तर प्रदेश के, वो सब होली में अपने घर आते हैं। जी। पहले भी इतिहास रहा है कि होली के एक दिन पहले रेलगाड़ियाँ खाली चलती थी, जो लोग अपने गाँव आ जाते थे। अब वहाँ से कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, कहाँ आ रहे हैं, बहुतों को पता भी नहीं कि उनमें इन्फेक्शन है। इसलिए कोई रणनीति बनानी पड़ेगी कि जो लोग आ रहे हैं वो स्वयं जिम्मेदारी समझें कि हम ऐसे क्षेत्र से आ रहे हैं जहाँ कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे थे, इसलिए वो अपने परिवार से भी थोड़ा दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, और जरा सा भी कोई सिम्टम होता है खांसी का, जुकाम का, बुखार का, तो तत्काल संपर्क करें, अपनी जांच कराएं। नहीं, जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है कुछ जिलों में, क्या लगता है कि ज़रूरत है इस समय लॉकडाउन की तरफ जाने की? देखिए, लॉकडाउन लोग मान नहीं रहे। नहीं, लॉकडाउन देखिए रात में जो लगाया जा रहा है, रात में तो हम समझते हैं, आप भी जानते हैं कि 80-90% सड़कें खाली रहती हैं। जी। तो रात का लॉकडाउन क्यों लगाया जा रहा है, कितना लाभ होगा, एक सोच का विषय, सर्वे का विषय, प्रशासनिक अधिकारी या हेल्थ ऑफिसर इस बात को देखें। क्योंकि जब ये संक्रमण फैलता है भीड़ में, सड़क पे भीड़ नहीं है, तो हम खाली एक इसलिए कि हमने लॉकडाउन लगा लिया, लॉकडाउन से उतना फर्क नहीं पड़ रहा अगर सड़कें खाली पड़ी है। एक आपने बहुत मौजूद बात कही कि ये इसका वेरिएंट है, इसकी भी जांच चल रही है। सवाल आम आदमी के मन में ये है कि क्या जो हम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं वो इफेक्टिव है इस वेरिएंट पर? नहीं, देखिए, ये वैक्सीन तो इफेक्टिव है, काफ़ी जांच के बाद भी इसको विश्व में उतारा गया है और वैक्सीन लग रही है जी। और जितनी संख्या में वैक्सीन लगी है उसके अनुपात में वैक्सीनेटेड लोगों को इन्फेक्शन कम हुए। अब कुछ उदाहरण आपने दिया SGPGI के डायरेक्टर का या कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट लोगों का, उनको ये देखना पड़ेगा कब वैक्सीन लगी थी और कितने देर बाद वो इन्फेक्शन हुआ। खुद SGPGI के डायरेक्टर हैं और बहुत ही प्रिकॉशन लेते हैं, जहाँ तक मैंने उनको देखा है, जबरदस्त प्रिकॉशन लेते हैं, और दोनों डोज उनके लगी हुई है, उसके बावजूद भी वो पॉजिटिव हो गए। हाँ, ये चिंता की बात है कि भाई वो चूँकि अच्छी जगह पे वो खुद ही जांच करा सकते हैं, रिसर्च करा सकते हैं कि भाई क्या उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनी है, वो अपने खून की जांच करा सकते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी उनके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बनी जो उनका दोबारा इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर पीके गुप्ता साहब, आपसे भी वही मैं समझना चाहूँगा, ये वेरिएंट की बात चल रही है, क्या ये वैक्सीन वेरिएंट को कवर करती है कि नहीं करती है?
नहीं, देखिए पार्शली कवर करती है, क्योंकि कोई भी वायरस होता है उसका पूरा जो जीनी सीक्वेंस जो होता है काफ़ी कुछ कॉमन होता है, एक उसका एक पोर्शन जो होता है वो वेरिएंट होता है जी। तो काफ़ी 70% प्रोटेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। वेरिएंट अगर आता भी है, इन्फेक्ट होता भी है, लेकिन जो एंटीबॉडीज जो है मेजर कोर एंटीबॉडीज़ हैं वो तो बॉडी में बन चुके हैं, जिससे उसकी तीव्रता जो होगी इन्फेक्शन की या उसकी सीवियरिटी जो होगी वो कम होगी। तो इसलिए लोगों को वैक्सीनेशन के बाद प्रिकॉशन लेना है कि भाई वेरिएंट से कहीं इन्फेक्ट ना हो जाए। वेरिएंट पे स्टडी चल रही है, जीन सीक्वेंसिंग की बात हो रही है, लखनऊ में होने लगा है, मतलब इस पे अध्ययन चल रहा है। आपका कहने का तात्पर्य डॉक्टर साहब क्या ये है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बावजूद भी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मास्किंग तो देखिए करना ही पड़ेगा एटलीस्ट 6 मंथ तक। और मुझे लगता है कि इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा कि वैक्सीन तो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था, लेकिन उसके बावजूद भी बात कही जा रही थी कि आपको मास्क जो है वो तो लगाना पड़ेगा, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। वेरिएंट आ सकता है क्योंकि ये वायरस आरएनए वायरस है, तो आपने HIV का जिक्र किया, वो भी आरएनए वायरस है, ये भी आरएनए वायरस है। हम लोग को एक्सपेक्टेशन था कि ये वेरिएंट आएगा, लेकिन मेजर जो है जो मॉर्टेलिटी है वो कम होगी वैक्सीन से। लोगों में एक जो एंटीबॉडीज़ है वो डेवलप होगा। हो सकता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, एंटीबॉडीज ना डेवलप हुआ हो, ये जांच का विषय है, लेकिन 1-2 केसेस के बेसिस पे हम पूरी तरीके से वैक्सीनेशन को खारिज नहीं कर सकते। 1-2 केसेस तो ये हमारे सामने है ना डॉक्टर साहब, पता नहीं और कितने केसेस हुए होंगे ना जो केसेस सामने नहीं आ पाते। डेफिनेटली, लेकिन ये पूरी तरीके से वैक्सीनेशन को खारिज नहीं करता है, ये अपवाद हो सकता है, इस पर अध्ययन हो सकता है। वैसे भी कहा गया कि जो वैक्सीन है वो 80% ही ठीक है, 80% ही। हाँ, तो बिल्कुल ये बात सही कहा आपने। हो सकता है कि वो 20 to 30% कैटेगरी में हो जहाँ पे इम्यूनिटी बॉडीज ना बना हो, वो तो ग्रुप हो सकता है। चूंकि अवेयर थे, उनको सिम्टम आया, तुरंत उन्होंने जो है टेस्टिंग करा लिया, वो पॉजिटिव आ गया। इसमें तो जांच का विषय है, उनका ब्लड टेस्ट होगा, देखा जाएगा कि एंटीबॉडीज उतने बने थे कि नहीं बने थे। जो जिस वायरस से इन्फेक्ट हुए उसका जीन सीक्वेंस होगा, ये वेरिएंट था, ये तो अपने आप में एक अध्ययन का विषय होगा, इस पर रिसर्च होगा भी। ठीक है, डॉक्टर निकेत शुक्ला साहब आप ही के बताएंगे। और ये डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है, ये वाकई एक रिसर्च का मामला है कि 2 वैक्सीन की डोज लगने के बावजूद भी कैसे वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। देखिए ये तो संतोषजनक स्थिति है कि ये इन्फेक्शन डायरेक्टर SGPGI को हुआ है, जहां हर तरीके की जांच की उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध है। मैं समझता हूं इस गंभीर परिस्थिति को निपटने उन्होंने स्वयं पहल की होगी, और इससे सबसे बड़ी जांच खून में, रक्त में जो टीकाकरण के बाद एंटीबॉडीज बनती हैं, उन्हीं की जांच की जाती है। क्या उनके रक्त में एंटीबॉडीज नहीं बनी, या जो इन्फेक्शन हुआ वो कोई दूसरा वायरस है, ये तो रिसर्च का विषय है। मैं समझता हूँ कि इसका जल्दी हल निकल आएगा, क्योंकि डायरेक्टर साहब भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, चिकित्सक हैं, और स्वयं इफेक्टेड हैं। तो इस वास्तविक स्थिति से अवगत कराएंगे देश को, ये हम सब उनसे अपेक्षा करते हैं। एक और जहाँ कोरोना बम फूट रहा है होली के पहले, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति भी हावी है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उसको लेकर के वहाँ पर रैलियाँ चल रही हैं और राजनीति वहाँ ज़बरदस्त चल रही है। और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि भाई जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ कोरोना क्यों नहीं जाता। ये आम लोगों के मन में एक ऐसी धारणा बन रही है। इन सब बातों पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ
कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कुबेर सिंह जी का रुख करेंगे। कुबेर सिंह जी, सवाल ये आ रहा है कि जहां जहां चुनाव होते हैं कोरोना वहां वहां नहीं जाता है। इसको लेकर के बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, बहुत सारे जोक्स भी बन रहे हैं। इस विषय पे क्या कोई नई बात तो है नहीं, वो तो हम और आप सब देख रहे हैं जो सत्यता हो रही है। कोरोना तो सब जगह है, कहीं नहीं है। वो तो अपने प्रिकॉशन को स्वयं बरतना है, ध्यान देना है। सब बातें क्या हो रहा है अब हम और आप देख रहे हैं। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि वेस्ट बंगाल में कहीं कोरोना दिखाई नहीं दे रहा। राजनीति की आंधी में कोरोना नहीं दिख रहा है, तो अपना काम कर, परंतु राजनीति की जो आंधी है उसमें किसी भी दल को नहीं दिख रहा है कोरोना। नहीं तो लोग यही जानना चाह रहे हैं ना सर कि क्या कोरोना राजनीतिज्ञों से डर जाता है? चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, सब रैली कर रहे हैं और कहीं कोई कोरोना का कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। वो ढलान में आ गया ना, शरीर में बनने लगा है ना उसका वो प्रतिरोधक क्षमता। सर ढलान में आ गया, लेकिन केसेस तो बढ़ गए ना सर। 6,000 से बढ़कर 53,000 हो गए आज। मतलब आप कह रहे हैं कि कोरोना की चिंता ना करें हम लोग? जिन्हें आवश्यकता है वो चिंता कर रहे हैं, नहीं आवश्यकता है नहीं कर रहे हैं। अब मतलब आपने छोड़ दिया, लोगों के ऊपर कि अगर आपको बचना तो चिंता करिए वरना रहने दीजिए। परंतु बचना तो स्वयं ही पड़ेगा, हम लोगों को प्रिकॉशन तो स्वयं ही लेना है। जी ठीक है। विनोद चतुर्वेदी जी, विनोद चतुर्वेदी जी आप सुन रहे हैं? कुबेर सिंह जी कह रहे हैं कि अपनी रक्षा आप खुद करिए, सरकार को जो करना है वो कर रही है। जब जो है केरल में पहला केस मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा तो ये तो नमस्ते ट्रंप में ही उसको बुला के अहमदाबाद में भीड़ इकट्ठा किए थे और दिल्ली में भी किए थे और बॉम्बे में भी किए थे। तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो चाहते हैं ये तो इनको सत्ता चाहिए और कुछ भी होता रहे। ये जो है सत्ता के इतने भूखे हो गए कि न कोरोना हो या कोई मर रहा हो, जनता कुछ हो रही हो, पेट्रोल डीजल के भाव कहीं जा रहे हो, गैस सिलेंडर कहीं जा रहे हो, क्या कीमतें हो रही हैं, इससे मतलब नहीं है। इन्हें तो सत्ता चाहिए, सत्ता। और उसमें इन्हें ये नहीं दिखता कि कोरोना आया या ये आगे आके भयानक रूप ले लेगा, किस तरह कंट्रोल होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो सत्ता नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है वेस्ट बंगाल में और उनको भी कोरोना नहीं सता रहा है। किसी राजनीतिक पार्टी ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोग तो जब कराएंगे तो लड़ना ही पड़ेगा। अब जैसे यही यूपी में जिला पंचायत है तो अब कर रहे हैं तो लड़ना ही पड़ेगा, नहीं लड़ेंगे तो कहेंगे मैदान छोड़ गए। तो हमारी
तो जिम्मेदारी तो इनकी है, हम विपक्ष की थोड़ी जिम्मेदारी है। हम लोग तो नहीं, आपसे भी तो विनोद जी, आपसे भी वही सवाल मैं समझना चाहूंगा कि जहां जहां चुनाव होते हैं कोरोना वहां वहां पैर नहीं पसारता है। क्या कोरोना को पता रहता है कि राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक लोगों को एंटीबॉडी पहले बन जाती है? ऐसा लगता तो है, ये महसूस होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब अपनी वो लगवा रहे थे वैक्सीन, तब वो कह रहे थे कि भाई नेताओं की चाम बहुत मोटी होती है, जरा मोटा वाला इंजेक्शन लगाना। देखा हो आपने, आया था वो इंटरव्यू में। तो हो सकता है कि स्पेशल उनकी बॉडी होती है नेताओं की, तो असर ना, लेकिन जनता की थोड़ी होती है। जनता पे तो असर हो ही रहा है, तभी तो ये बढ़ रहे हैं कैसे। लेकिन कुबेर सिंह जी तो कह रहे हैं कि अगर जनता नहीं सुनेगी तो परिणाम खुद ही भुगतेगी, जनता को खुद से प्रिकॉशन लेना चाहिए। कुबेर सिंह जी मन से नहीं कह रहे होंगे, मेरे साथ एमएलए रहे हैं, उनका हृदय मैं जानता हूं, लेकिन हाँ सत्ता में है तो जवाब तो यही देंगे वो जी। उनके जो शशांक जी, है तो... शशांक जी, शशांक जी आपसे भी वही सवाल है, क्या जहां चुनाव होते हैं कोरोना वहां नहीं जाता है? क्या डर जाता है क्या? अगर आप देखो तो मीडिया भी, मतलब मैं सीधे सीधे आपसे भी कह रहा हूं और सरकार से भी कह रहा हूं कि इसका इस्तेमाल वक्त के हिसाब से हो रहा है। जरा आप जब 97,000 तक केसेस पहुंचे थे और 1 लाख तक जब केसेस पहुंचे थे, जरा उस समय की टाइमिंग देख लीजिए, और उसके बाद ये सब डाउन होता चला गया। उस समय रिपोर्टिंग बहुत कम हो गई थी। सरकारें ने भी इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से किया है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन हटाने के लिए फ्रांस हो, नॉर्वे हो, स्वीडन हो, जो प्रभावी रहे हैं, यहाँ तक कि इटली, अमेरिका जो सबसे ज्यादा प्रभावी रहे हैं, वहां की जनता कह रही है कि आप इस तरीके से हमारे जो है लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन मत करिए और हमको काम करने दीजिए। सरकार दूसरी तरफ, अभी एक घटना हुई मेरे सामने अखबार में, इसलिए देर जो लगी थी, मैंने बीच में वीडियो स्टॉप किया था केवल अखबार निकालने के लिए। 2 घटनाएं छपी टाइम्स ऑफ इंडिया में 18 मार्च की है। बदायूं में एक बस रोकी जाती है, चेक बदायूं से टाइमलाइन है उसकी, प्लेस नहीं देखा है, जो तीर्थयात्री कुंभ से आ रहे थे। 22 लोग, उसमें 50 लोगों में 22 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। सबने नंबर वहां पर फर्जी नंबर दिए। अभी 18 मार्च की खबर छपी तो 16-17 की घटना हो गई और उसके बाद वो घटना दब गई। कहीं जरा आप ईमानदारी से सोचिए, यही घटना कहीं तबलीगी जमात के साथ होती, कितना तूफान मच गया होता। अब दूसरी बात आई है, उसी के बाद जो ये मैंने पहले जो जिक्र किया था वो बात पूरी नहीं, एक ही लाइन में आके रह गई थी। कुंभ में उत्तराखंड में एंट्री के लिए जिस समय सितंबर अक्टूबर में मैं गया था, तो मुझे बाकायदा कोरोना आरटीपीसी नेगेटिव का सर्टिफिकेट लेने के बाद उत्तराखंड में मुझे एंट्री मिली। आज जब गवर्नमेंट कह रही है कि सेकंड फेज है और कुंभ में जहां लाखों लाख लोग आ रहे हैं, वहां पर इसकी कोरोना नेगेटिव होने की रिपोर्ट का जो मैंडेटरी था वो तीरथ सिंह रावत साहब ने हटा दिया। तो मेरा तो मानना है कि वो ये गवर्नमेंट मान के चल रही है, वो भी चाह रही है कि एक उनको लीवरेज मिले तीरथ सिंह रावत साहब को, कि देखिए कितने शानदार तरीके से कुंभ का मेला उन्होंने करा दिया। और गवर्नमेंट भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोरोना की सीवियरिटी से एक अपने को जोड़ चुकी है कि इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है इतना ज्यादा, हम एक साइकोलॉजिकल माहौल बना चुके हैं कि जब जरूरत पड़ेगा तो इसको हाइप क्रिएट कर देंगे, जब जरूरत पड़ेगा इसको रोक देंगे। मतलब जरूरत के मुताबिक इसका, मतलब जरूरत के मुताबिक इसका अपना इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है शशांक जी। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं एम्स के, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, ये जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, क्या कहेंगे? 3 कारण हैं जहाँ जहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं। पहला कारण तो सभी जगह बढ़ रहे हैं, कहीं कम बढ़ रहे हैं, कहीं ज्यादा बढ़ रहे हैं जी। महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, केरला, मध्य प्रदेश में केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। बाकी जगहों पे भी बढ़ रहे हैं लेकिन कम तादाद में बढ़ रहे हैं जी। तो मुख्यतः तो इसका कारण है प्रदीप जी जो रहा है, पीछे जब केसेस कम होना शुरू हुए तो 10,000 के आसपास केसेस काफी दिन रहे। कभी एक बार 2 बार शायद 8,000 9,000 थे, बाकी 10,000 पे ही रहे।
और फिर 16 जनवरी से वैक्सीन आ गई, तो लोगों में एक भ्रम हो गया, भ्रांति हो गई कि कोविड समाप्त हो गया और वैक्सीन आ गई है अब। हालांकि वैक्सीन का आने का कोई मतलब नहीं था। तो वैक्सीन तो जो फेज 1 के लोगों के लिए थी, जिसमें हेल्थ स्वास्थ्य कर्मी थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उसमें पूरे अभियान में 50% टेक हुआ, स्वास्थ्य कर्मी भी, और फ्रंटलाइन वर्कर्स का तो 3 करोड़ लगने थे, उसके आधा ही लगे। उसके बाद इसीलिए फिर वैक्सीन स्ट्रेटेजी बदली गई 1 मार्च से, फिर बाकी लोगों को इसमें शामिल किया, 45 से 60 और 60 से ऊपर, 45 से 60 जिनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन और बीमारियां थी जिनमें, और जिनमें रिस्क ज्यादा थी कोविड होने की, और कोविड होने के बाद गंभीर होने की और उससे मृत्यु होने की, उन लोगों को शामिल किया गया। तो आज का अगर आप देखें आंकड़ा, तो 5 करोड़ 30 लाख टीकाकरण हो चुके हैं भारत में। तो एक ये टीका भी एक अपने में लोगों को थोड़ा सा कंफर्ट लेवल दे रहा था कि अब टीका आ गया है तो अब कोविड भागेगा, लेकिन कोविड अपने आप थोड़ी भागेगा टीका आने से। टीका लगवाएंगे नहीं लोग तो कोविड थोड़ी भागेगा। तो उसके बाद फिर तीसरा जो महाराष्ट्र में देखने में आ रहा है, और केरला में, और बाकी पंजाब में भी, तो ये जो चरित्र बदलता है ये आरएनए वायरस, ये सामान्य प्रक्रिया है आरएनए वायरस की, और ये चरित्र बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, और सब जगह बदला है इसने, ब्राजील में, यूके में, साउथ अफ्रीका, भारत, चीन, कोरिया, जहां जहां पे भी है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें से जो कुछ वेरिएंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें संक्रमण जल्दी से और जल्दी कोरोना से भी जल्दी फैलता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए जो ओरिजिनल कोरोना है वो एक जने से और 4 व्यक्तियों में जाएगा, तो ये जो म्यूटेंट वायरस है वो 1 से 10 में जा सकता है और 10 से 100 में जा सकता है। वो 1 से 4 जाके 4 से 8। बिल्कुल, मतलब इसकी रफ्तार ज्यादा हो सकती है सर। चाहे ये एकेडमिक इंटरेस्ट की बात है, साइंटिस्ट के लिए ये शोध का कार्य है, लेकिन आम लोगों के लिए, हम और आपके लिए केवल ये समाचार, इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देखिए इसका उपाय बहुत साधारण है, सस्ता है, और सब लोग अपने को अगर वही बचाव के उपाय करते रहें जो कर रहे थे पिछले 1 वर्ष से, तो आप कोरोना से, म्यूटेंट वायरस से और पोल्यूशन से, बाकी वायरसेस से, ट्यूबरक्लोसिस से बच सकते हैं। और ये भी देखा गया पिछले 1 वर्ष में। बिल्कुल डॉक्टर जी, सर ठीक है सर, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे, जो खबर आ रही है कि ये जो वेव है ये 100 दिन तक रहने वाली है, यानी कि 3 महीने से ज्यादा के समय रहने वाली है, और अभी अप्रैल में बहुत ही तेजी से इसका विस्तार होगा। हो सकता है क्योंकि जो म्यूटेंट वायरसेस है इनका इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, और अगर लोग अपने प्रिकॉशंस नहीं लेंगे और फिर पार्टीज करेंगे और सुपर स्प्रेडर्स बनेंगे तो फिर अवश्य फैलेगा। लेकिन जो इसमें सिल्वर लाइनिंग एक दिख रही है अभी तक, आगे होगी कि नहीं होगी हम नहीं कह सकते, कि जिसमें महाराष्ट्र में भी अगर आप लें, जहाँ पे ऑलमोस्ट 70% जो संक्रमण है वो महाराष्ट्र में है बाकी राज्यों के मुकाबले, तो वहां पे भी जो हॉस्पिटल एडमिशंस है, भर्ती होने की जो अनुपात है संक्रमण का और भर्ती होने का जो अनुपात है वो मैच नहीं हो रहा है। तो बहुत बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये एक अच्छी बात है कि अस्पताल पर भार ज्यादा नहीं पड़ रहा है, ये ठीक है सर। आप हमने देखा सभी शहरों में, लेकिन सर सवाल ये है, अगर मरीज हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं और गंभीर नहीं है तो ये डेथ रेट बढ़ कैसे रहा? क्योंकि पहले डेथ रेट तो 1.5 था, अब 4.5 हो गया है। 75 मृत्यु हुई है पिछले 24 घंटे में जी। और हमने देखा है कि कोविड में 800 हजार मृत्यु भी हुई पर 24 आवर्स में। तो उससे आप अगर इसका अनुमान लगाएं तो मृत्यु दर तो देखिए ओवरऑल कोविड का लेस देन 1% रहेगा जब भी अपना एंडेमिक बनेगा। ये तो पैंडेमिक तो देखिए अभी पैंडेमिक है, अब वो वैक्सीनेशन अगर हमारा 70-80% हो जाए तो फिर ये एंडेमिक हो जाएगा, फिर होगा रहेगा तो है, वायरस कहीं नहीं जाएगा, वायरस तो हमारे बीच में रहेगा। और अगर वैक्सीनेशन, लेकिन हम हार्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ जाएंगे फिर क्या? वो टीकाकरण हो जाएगा और बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन भी हो रहा है। जैसे आज भी अगर देखें आप
तो महाराष्ट्र में इतने लोगों को जो संक्रमण हो रहा है, तो ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करेगा लोगों को। उनको चाहे बीमारी नहीं हो रही कोविड की, लेकिन संक्रमण हो रहा है तो उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बनेगी लोगों में, वो भी प्रोटेक्शन देगा, फिर वैक्सीन भी प्रोटेक्शन देगा। मिला के अगर हम सितंबर अक्टूबर तक अपना 60-70% लोगों को भी टीकाकरण कर दें, तो उससे इस पे पेंडेमिक पे, महामारी पे भी रोक लगेगी और संक्रमण फैलने पे भी रोक लगेगी। और ठीक है सर, हाँ ठीक है सर। और यही कारण है कि सरकार ने अब, केंद्र सरकार ने अब इसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। अगले आदेश तक इसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है, यानी कि देश में खपत ज्यादा होगी। कुबेर सिंह जी कुबेर सिंह जी, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि लोगों को स्वयं से चिंता करनी पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि दो तरह से लोग लापरवाह हो गए। एक तो वैक्सीन आ गई और दूसरा केसेस कम हो गए थे, तो ऐसे में तो सरकार की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है ना। वैक्सीन करा रही है ना, लोगों में अपने समय से आए, अपने हिसाब से जो बनाया है कि इससे एज के लोग इस तरह से, तो उनमें वैक्सीन तो हो रहा है, टीकाकरण हो रहा है, और उसमें स्पीड बढ़ा दी जानी चाहिए सरकार को। नहीं, लेकिन वैक्सीन लग रही है, वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। सवाल यह है कि जब हमको जरूरत थी हमारे देश में, तो एक्सपोर्ट क्यों की गई ऐसे देशों में? इसका जवाब मेरे अपने सीमा से परे का है, जिसे मैं उसे घुमा के जवाब देना चाहूंगा और गलत जवाब दूं। नहीं, ये ठीक है। आप नहीं, ये ठीक है। ये आपकी ईमानदारी का मैं बहुत कायल हूँ। अब दूसरा चीज ये बता दीजिए, शशांक जी सवाल उठा रहे हैं, उत्तराखंड में जो कुंभ का मेला चल रहा है, वहां पर पहले RT-PCR की जांच जरूरी थी, लेकिन अब रैंडम कर दिया है वहां पर, तो ये तो एक और बम फूट सकता है वहां पर। आपने राजनीतिक मुद्दा कहा था कि जब चुनाव होते हैं तो कहाँ चला जाता है, सेम वही प्रकरण है कि उन्हें अपना किस तरह से प्रदेश को चला के अपने मेला को सफल करना है या लोगों को क्या करना है, उनकी अपनी राजनीतिक वो है। ये तो मेला प्रभावित होता है, ये लोग नहीं पहुंच रहे। जी शशांक जी, ये हमारे तीन बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्टर लोग बैठे हैं, सीनियर डॉक्टर्स बैठे हैं। एक हमारी पूरे डिबेट में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज छूट रही है, जो मेरा निजी अनुभव है कि जो पोस्ट कोरोना की जो क्योर थी, फेफड़ों की फाइब्रोसिस की बहुत शिकायतें आई, और उस पर भी अभी तक कोई उन पेशेंट्स को बहुत क्लियर डायरेक्शंस नहीं मिल पाए, क्योंकि फोकस गवर्नमेंट का भी और हॉस्पिटल्स का भी फोकस नए पेशेंट और संक्रमण को रोकने के लिए हुआ। लेकिन जो पोस्ट कोरोना, जिनको कोरोना हो चुका, उनके लिए मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से उतने स्पेसिफिक इंतजाम नहीं हो पाए हैं, और ये भी जो है इस पर भी शासन को सोचना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँ। जी डॉक्टर साहब से जवाब ले लें। डॉक्टर साहब AK शुक्ला साहब, आप जवाब दे दीजिए। ये जो आपने बातें पूछी हैं कि कोरोना होने के बाद कुछ चेंजेस हो जाते हैं, लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाती है जी, तो फाइब्रोसिस तो बीमारी का एक पार्ट है, जो फेफड़े में अगर इन्फेक्शन हुआ तो फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस खाली कोरोना से नहीं होती, फाइब्रोसिस TB से भी होती है और तमाम अन्य बीमारियों से भी होती है। तो फाइब्रोसिस को खाली कोरोना से जोड़ना ठीक नहीं है। ये ज़रूर है जिसको कोरोना हुआ है उसको अगर रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं उसको संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके लिए गवर्नमेंट विचार करे, एक्सपर्ट विचार करें, अगर कुछ नया विचार आता है तो उस पर कार्रवाई करें जी। लेकिन इस पर हम लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते कि फाइब्रोसिस तो लंग की एक अलग दूसरी डिजीज़ है जी, तमाम लोगों को है। ठीक है। डॉक्टर PK गुप्ता साहब, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, कोविड के बाद फाइब्रोसिस एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि कंट्रोल इन्वायरमेंट में है। अगर लोग जो है प्रिकॉशन लेते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी कर रहे हैं और भी एक्सरसाइज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा। कुछ लोगों में हो रहा है, लेकिन अगर जो अलर्ट हैं अपना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा के देख ले रहे हैं कि उनकी जो है वो ब्रीथिंग रेट क्या है, उनका वाइटल कैपेसिटी क्या है, तो वो मैनेज हो रहा है। और डॉक्टर्स भी काफ़ी रिस्पिरेटरी मेडिसिन के लोग इस पर काम कर रहे हैं जी। तो ऐसा नहीं है, कोविड इन्फेक्शन के बाद भी लोग अच्छी तरीके से सर्वाइव किया काफ़ी लोगों ने, और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। डॉक्टर ST मिश्रा साहब, शशांक जी कह रहे हैं कि पोस्ट कोविड का जो ट्रीटमेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्या कहेंगे सर आप? पोस्ट कोविड सीक्वली एक बहुत डिफाइंड प्रॉब्लम है। जो लोग जिनके लंग्स में इन्फेक्शन गया, ये बिल्कुल नोन इसका साइड इफेक्ट है कोविड का। पोस्ट
पोस्ट कोविड सीक्वली के नाम से हम लोग इसको बोलते हैं, और इसमें काफी दिनों तक, हफ्तों तक लोगों को सांस का दिक्कत रहती है, लेकिन उसको जैसे हमारे दो और सहयोगियों ने बताया कि उसको एग्रेसिव फिजियोथेरेपी से, चेस्ट फिजियोथेरेपी से, और जो हमारे योग के जो हमारे आसन हैं जिसमें अनुलोम विलोम है, जिसमें हम कहते हैं ये सूर्य नमस्कार है, और उसमें जो भी हम प्राणायाम करते हैं उनसे बड़ा लाभ हुआ है लोगों को। और कई बार लोगों को ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट रहती है थोड़े ज्यादा समय पर, और उन लोगों में थोड़ा ज्यादा होती है जिनमें लंग इन्वॉल्वमेंट सिग्निफिकेंट था, जैसे 75% लंग इन्वॉल्व हो गया, 3/4 उन लोगों में ज्यादा देखने में आया है। और इसके अलावा और भी पोस्ट कोविड सीक्वली है, जैसे ब्रेन पे इफेक्ट। अभी आज मैं पढ़ रहा था एक पेपर जिसमें इवन माइल्ड टू मॉडरेट कोविड के बाद कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है ब्रेन में कुछ लोगों को। तो ये अभी स्टडी बहुत वाइड नहीं हुई है बहुत सारे लोगों पे, बट कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उनकी अटेंशन डेफिसिट रहती है, उनको याद नहीं रहता है, तो कोई चीज बताओ वो भूल जाते हैं। फिर स्मेल जाती थी, ये आप सबने को पता है कि स्मेल चली जाती थी, वो आ जाती थी वापस बाद में। तो कुछ जो पोस्ट कोविड सीक्वली है वो टेम्परेरी ट्रांजिएंट है, लेकिन कुछ लंग के जो प्रॉब्लम्स है वो लंबे समय तक चल रहे हैं। ये हमारे काफी लोगों में ये देखने में आया है, और उसके लिए ऑक्सीजन और फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी यही एक माध्यम है जिससे इससे निजात मिलेगी। और लोगों को हम लोग यही बताते हैं, जो लोग हम लोगों से राय लेते हैं, तो इसके लिए जिस अस्पताल में भी इलाज हुआ है किसी का, ये सभी के लिए है, वहां जाके अपने डॉक्टर से मिलें और उनको बताएं, तो वो उनको उससे निकलने के तरीके बता दिए जाएंगे। अच्छा, जो फाइब्रोसिस कई बार ऐसी होती है कि वो रिवर्सिबल नहीं होती है, तो वो परमानेंट हो जाती है, तो वो तो और लॉन्ग टर्म में पता लगेगा कि इनके लंग्स में जो हम कहते हैं जैसे क्रॉनिक इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, जैसे सीमेंट है वो सूख जाता है, तो लंग्स को वो फूलने नहीं देता, जो एल्वुलाई है ऑक्सीजन एक्सचेंज उसमें वो हो जाता है। और कई लोगों को तो आपको मैं बताऊं कि कुछ लोगों को लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ा है एक्यूट कोविड से निकलने में, और कामयाब भी हुआ है लंग ट्रांसप्लांट। लेकिन ये कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि पहले तो लंग इतना आसानी से मिलता नहीं है, उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज और उसको किए जाने का तो हर आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो ये भी ट्रीटमेंट बहुत वेरी किया है कोविड का। एसिम्प्टोमेटिक लक्षण रहित रोगी से लेके बहुत गंभीर अवस्था तक रोगी हम लोगों ने देखे हैं। उसमें एक्मो भी एक मशीन है, वो भी इस्तेमाल हुई है लंग्स को रिकवरी कराने के लिए, जिसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। विदेशों में इसका उपयोग बहुत हुआ है, यूएसए में, यूके में काफी उपयोग हुआ है। ठीक है जी सर। फाइनल कमेंट के लिए चलेंगे। कुबेर सिंह जी, क्या कहेंगे, क्या कर रही सरकार और अभी आगे क्या करने वाली है? कैसे रोकेगी? एक बड़े महामारी फैल रही है, इसको कैसे रोकेगी सरकार? जितना कर सकती है उतना कर ही रही है। पूरा वही एक टीका वैक्सीकरण, और इसको ठीक हम और आप बनाए रहे। 1 वर्ष हो गई इसको अभ्यास में लग लेते हुए, 21 दिन बाद हमारा अभ्यास बन जाता है, इसे तो 1 वर्ष हो गया पूरा। तो ये सब हमको भी सहयोग करना है, और सरकार तो भी पूरा क्षमता का प्रयोग कर ही रही है। जो आप जानना चाह रहे हैं सरकार की क्षमता कहाँ है, इसलिए कि निष्क्रिय लग रही है सरकार। क्या लगता है कि आप लोगों से क्या अपील करेंगे? कि वो अपनी जो दूरियां बनाए रहे, मास्क का प्रयोग करें, सावधानी बरतें। ठीक है। विनोद चतुर्वेदी जी, आपका फाइनल कमेंट। कि जो प्रोटोकॉल है, जो डॉक्टरों ने, हमारे 3 महान डॉक्टर बैठे हैं, उन्होंने जो कहा है उसको हम लोगों को मानना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए और मास्क जो है लगाना चाहिए। तो ये तो हमको चाहिए कि हम लोग जो भी समाज में जाते हैं तो निश्चित ही इसके पालन के लिए लोगों को मोटिवेट करें। और सरकार को चाहिए कि सरकार भी जो उनकी अपनी जो है एक जिम्मेदारी है, उसको सिर्फ इससे पल्ला ना झाड़े कि हम तो कर रहे हैं। अब आप देखिए, हमारे यहाँ जनपद हमीरपुर में 2 लोगों को वैक्सीन लगी और दोनों डोज के बाद उनको कोविड हुआ। तो सरकार जो उनकी जिम्मेदारी है उसको निभाए,
खाली इसलिए नहीं कि सत्ता में आए हैं तो उसका जो ठीक है सदुपयोग न करके दुरुपयोग करें। ठीक है शशांक जी। ठीक है शशांक जी, क्या कहेंगे आप? ऑनरेबल हाईकोर्ट का अपने इलाहाबाद का जस्टिस अजीत कुमार साहब का कोविड पर ही, और वो वही बात है जो हमारे दोनों साथी और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को जो है पेनलाइज करें अगर लोग नहीं कर रहे हैं। और ये खाली कोरोना के लिए नहीं, मुझे लग रहा है कि मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो फ्यूचर के लिए भी लोगों की अगर आदत में बन जाए तो ज्यादा बेहतर हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर पीके गुप्ता साहब आप। ठीक है डॉक्टर पीके गुप्ता साहब, आपका फाइनल कमेंट। आप मुझे हमें ये बताइए कि आम आदमी को क्या करना चाहिए और सरकार को और क्या करना चाहिए? सरकार जो काम कर रही है उससे इतर और उसे क्या एहतियातन कदम उठाए जाने चाहिए? नहीं, आम आदमी के लिए तो पीएसएम का जो प्रोटोकॉल है, पीएसएम को मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन, यानी कि बार बार हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ में न जाएं। और सरकार से मेरा आग्रह है कि जैसे उन्होंने 45 साल के बाद वैक्सीनेशन अलाउ कर दिया है 1 अप्रैल से, ये 20 से लेकर 45 साल तक के लोगों को भी जो है वैक्सीनेशन के लिए सरकार आ गया है, क्योंकि सुपर स्प्रेडर यही हैं, यही कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा मूव कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ इन लोगों के बीच में देखने को मिल रही है। इसलिए वैक्सीनेशन को बिल्कुल लिबरलाइज कर दें और प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरीके से इन्वॉल्व करें। और गवर्नमेंट सेक्टर तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन 20 से 45 साल के लोगों को भी टारगेट करें वैक्सीनेशन के लिए, तभी जितना जल्दी करें उतना अच्छा। ये मानते नहीं है, ये निकलते जरूर है। शुक्ला साहब क्या कहेंगे आप? मैं डॉक्टर गुप्ता साहब की बात से सहमत हूँ। हमारे यहाँ भी कोविड वैक्सीनेशन का सेंटर है, प्रतिदिन काफ़ी लोग आते हैं जो टीका लगवाना चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ बाधा हैं कि 60 से ऊपर सबको लगेगा, 50 से ऊपर कोई बीमारियां उनको लगेगा। नहीं तो इन बाधाओं को दूर करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जो भीड़ इकट्ठा होती है, चाहे राजनीतिक रैली हो कुछ हो, उसमें कम आयु वर्ग के लोग बहुत होते हैं जी। बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग वहाँ जाते ही नहीं। इसलिए सुझाव अच्छा है कि वैक्सीनेशन को लिबरलाइज करना चाहिए। और इसमें 20 से 45 साल ये जो बताई 20 से 45 तक कर दें, ऊपर वालों का तो आदेश ही है। सीजन तो वैसे घर से नहीं निकलता। ठीक है, तो डॉक्टर एस.टी. मिश्रा साहब, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे? आप लोगों को क्या संदेश देंगे, साथ साथ में सरकार को भी क्या सुझाव देंगे? साहब ने कहा कि अब 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को अलाउ हो जाना चाहिए, जितना जल्दी हो। वो सरकार और समिति ये फैसला करेंगे वैक्सीन की डोजेस की देख के उपलब्धता कैसी है। जैसे आपने बताया कि उसका एक्सपोर्ट अभी फिलहाल रोक दिया गया है, पहले भारत को प्राथमिकता दी जाएगी। तो लेकिन लोग तो आगे आए कम से कम, ये सबसे बड़ी बात है। सोशल वैक्सीन और कोविड वैक्सीन, इन दोनों का समानांतर उपयोग होना चाहिए। उससे हमें काफी इस महामारी से निकलने में सहायता मिले। देखिए वायरस है, ये वायरस कहीं नहीं जाएगा, ये वायरस हमारे बीच में रहेगा। इससे बचने का तरीका वैक्सीन है। जैसे अभी प्रशांत जी कह रहे थे कि 2 डोज के बाद भी इन्फेक्शन हो गया, तो इसका यही इससे निष्कर्ष निकलता है। वैक्सीन भी कोई 100% नहीं प्रोटेक्ट करती, लेकिन उसका एक एडवांटेज, एक जो लाभ है वैक्सीन का, वो ये है, अगर मान लीजिए होता भी है कोविड वैक्सीन लगने के बाद, तो वो घातक नहीं होता, उससे मृत्यु होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। तो ठीक हो जाते हैं लोग। अगर 2 वैक्सीन लगने के बाद भी, 2 डोज लगने के बाद भी यदि कोविड होता है तो वो गंभीर नहीं होता, उससे मृत्यु नहीं होती। ये देखा गया है, काफी साउथ अफ्रीका में भी स्टडीज हुई है इस पे, यूके में भी हुई है और जगहों पे भी हुई है, हमारे यहाँ भी। अब जो 2 डबल जैसे कह रहे हैं, डबल म्यूटेंट आ गया, तो इन सबसे बचने का बड़ा आसान तरीका है, जो सभी के मान रहे हैं इस बात को, यहाँ पे जितने भी महानुभाव बैठे हैं, कि सोशल वैक्सीन की मास्क, और मास्क में अगर दूरी थोड़ी कम भी हो जाएगी आपकी, जैसे हम लोग ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, मैं जाता हूँ 2 मास्क मेरे लगे होते हैं जब मैं बाहर होता हूँ, लेकिन जब ऑपरेशन थिएटर में जाता हूँ एक और मास्क ऊपर से लगा लेते, क्योंकि हमारे ऑपरेशन थिएटर में 8-10 लोग होते हैं, एनेस्थीसिया टीम होती है, टेक्नीशियन, नर्स, हम लोग 4-5 सर्जन होते हैं। तो उसमें बचने के लिए एक ही तरीका है, दूरी है तो भी, दूरी नहीं है तो भी, कि मास्क 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 और दूसरी वैक्सीन। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत जरूरी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चा में निकल के ये आ रहा है कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि जो यंग लोग हैं, यंग लेड हैं, उनको उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है और उनको ये डिसीज नहीं पकड़ती है।
लेकिन उनको सुपर स्प्रेडर के रूप में भी जाना जा रहा है, क्योंकि वो नियम कायदे कानून का पालन नहीं करते हैं, मास्क में निकलते हैं और उसकी वजह से ये दिक्कत आ सकती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि उनको भी वैक्सीन लगाई जाए और प्राइवेट लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। और साथ ही साथ में जो डॉक्टर गुप्ता जी ने कहा कि 3 तरह की जो चीज़ें हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो और बार बार हाथ धोने की प्रक्रिया को भी हमें लगातार जारी रखना पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।